अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं कराऊंगी 2019 का सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का जो सेक्शन बी है रीजनिंग के सवाल वो हम कर लेंगे आज की वीडियो में। तो पहला सवाल गिवन था 2019 में कि हाउ डज ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन ट्राउट फिश। तो ट्राउट फिश जो होती है बेसिकली फ्रेश वाटर फिश होती है। आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है जिसमें फ़िशेस बनी हुई हैं वहाँ पे नीचे उसके नाम लिखा हुआ है। फ्रेश वाटर फिश के नीचे लिखा हुआ है ट्राउट और मरीन बोनी फिश के नीचे लिखा हुआ है मैकेरल। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई नई चीज़ कहीं बाहर से नहीं आई हुई है, वहीं बुक से ही आती हैं सारी चीज़ें। तो ट्राउट फिश क्या है, फ्रेश वाटर फिश है। इसी का सारा उसमें रेगुलेशन आपने बताना है। जो चैप्टर 1 की जो रीजनिंग की जो वीडियो है उसके पार्ट 2 में जो है वो मैंने आपको करवाया था, और मज़ीद फ्रेश वाटर फिशेस और मरीन बोनी फिशेस के भी जो है वो मैंने एक्स्ट्रा भी नाम लिखवा दिए, ताकि अगर उससे हट के भी आ जाए तो आपको पता हो कि एक ही चीज़ आपने बतानी है उसके अंदर। ठीक है, तो बाकी आप इसके नोट्स और एक्सप्लेनेशन उससे भी देख सकते हैं, और बाकी मॉडल पेपर में भी मैंने आपको उसमें रेगुलेशन कराई थी फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर, वहाँ से भी देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर 2021 का जो मॉडल पेपर था। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे कि वाई डू स्केलेटल मसल शो फटीग आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो वो यही वाला सवाल कि स्केलेटल मसल के अंदर फटीग कैसे होती है, क्यों होती है, स्केलेटल मसल में एक्सरसाइज के बाद क्यों होती है, वैसे ही क्यों होती है, तो एक्सरसाइज के बाद ही है। एक ही सवाल है, सबके एक ही तरह के जवाब हैं, बस आपने आंसर करने के तरीक़ेकार को अपना मॉडिफाई करते रहना सवाल के हिसाब से। तो बस आप यहाँ पे बता देंगे कि फटीग इसलिए होती है क्योंकि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसीलिए होता है क्योंकि हैवी एक्सरसाइज के बाद या ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज जो एटीपी नीड होती है मसल की, वो एरोबिक से इनएरोबिक की तरफ स्विच कर जाती है। यानी अब एटीपी इनएरोबिक से बनती है, जिसका बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड, मसल में एक्यूमुलेट होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वहाँ पे जो है वो टायरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराएगा, इसकी वजह से मसल फटीग होगी। वही सारा आंसर है इसका। कम से कम 5 to 6 लाइन्स तो आपने लिखनी होती है इसके अंदर, ठीक है, रीज़न के अंदर। उसके बाद अगला सवाल है कि हाउ डज एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मैन। तो ये है उसका पैराग्राफ, मतलब ये है उसका आंसर। और एबनॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में पहले आप थोड़ा सा बता देंगे सिंपल सादे अल्फाज में। जो डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल हो गई। यानी एबनॉर्मल होने का क्या मतलब है, यानी कि जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो या तो सही से बने ही नहीं है, नॉर्मली वो बने ही नहीं है, या फिर वो बन गए लेकिन वो फंक्शन नॉर्मल नहीं करते हैं। दोनों सूरत हाल को जो है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। और ये डेवलपमेंट का मतलब यही है कि यानी बच्चे के पैदा होने से पहले प्री नेटल लाइफ यानी एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट हो रही होती है, अगर उसमें कोई मसला आता है, उसमें कोई डेविएशन आती है स्ट्रक्चर्स के बनने में या उसके फंक्शन के परफॉर्म होने में, तो उसको हम कहते थे एबनॉर्मल डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने पूछा था होती किस तरह से मैन में, क्या वजूहात होती हैं होने की, तो ये हम बता देंगे। मैंने यहाँ पैराग्राफ में लिख लिया थोड़ा सा जगह की वजह से, बाकी अगर आप इसको पॉइंट्स बना के लिखें तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो आप क्या बता देंगे कि या तो हो सकता है म्यूटेशन हो गई है जीन्स के अंदर, इस वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है, यूवी रेडिएशन की वजह से हुआ है। बाज़ अगर क्या होता है कि प्रेगनेंसी में मदर्स कुछ इस तरह की ड्रग्स ले लेती हैं अपने सिम्टम्स को करने के लिए, बाज़ अगर नोज़िया की वजह से या किसी और वजूहात की वजह से जो ड्रग्स ले लेती हैं जो उनको तो फ़ायदा पहुँचाती हैं लेकिन उनके बेबी को नुकसान कर सकती है उनकी डेवलपमेंट में। और प्रेगनेंसी में खास करके एक सेंसिटिव पीरियड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, वो तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसमें तो बिल्कुल भी कोई दवा जो है वो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा वजूहात हो सकती हैं कि जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें से जो उसकी जो एक सेक्रेटरी फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो गया है। ये सारी वजूहात जो है वो आप पॉइंट्स बना के लिख देंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे और लिख भी दिए हैं कि कौन सी एबनॉर्मल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। तो ये जैसे कि माइक्रोसेफेली सर का छोटा बनना, पॉलीडेक्टाइली 5 से ज़्यादा उंगलियों का होना, डेक्स्ट्रोकार्डिया यानी हार्ट का जो है वो राइट साइड पे बनना, क्लेफ्ट लिप और पैलेट यानी कि लिप्स और जो नेज़ल कैविटी होती है उसके दरमियान जो सेप्टम होता है वो नहीं बना होता है, उसके दरमियान कोई पार्टीशन नहीं होती, दोनों जुड़ जाते हैं। उसके बाद फिर ये है कि सिकल सेल एनीमिया है। तो ये सारी जो हो गई वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन मैन हो गई और इन सारी वजूहात की वजह से हो सकती है। हाउ डस और वाई डस का ऑलमोस्ट एक ही जैसा जवाब होता है। वो पूछ रहे हैं किस तरह से हो रही है तो हम यही बताएंगे कि या तो म्यूटेशन हो गई या यूवी रेडिएशन हो गई या कुछ ड्रग्स की वजह से जो है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रही होती है। तो अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि वाई डस तो नहीं पूछा हुआ, हाउ डस पूछा हुआ है, तो वो तकरीबन यही इसका आंसर होगा, सेम ही होगा। उसके बाद फिर अगला सवाल था कि वाई इज़ आर्क्योप्टेरिक्स कंसिडर एज लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। 2018 की जो रीजनिंग की वीडियो थी उसमें मैं आपको ये वाला सवाल करवा चुकी हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, रीजनिंग भी दे चुकी हूँ मैं, उसमें रीज़न भी आपको लिखवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि जो आर्क्योप्टेरिक्स था उसके वो जब हमने डिस्कवर किया था वो क्रो लाइक या कोई बर्ड लाइक फॉसिल हमें मिली थी, लेकिन उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो कि रेप्टाइल से मिलते जुलते थे। वो कौन से थे, वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने उस वीडियो से देखना है। उसके बाद फिर अगला सवाल था कि ओजोन लेयर किस तरह से डिस्ट्रॉय होती है। तो जो मैंने रिक्वेस्टेड की नॉन रीजनिंग वाली वीडियो कराई थी उसमें मैंने आपको नोट लिखवाया था ओजोन लेयर के ऊपर, 3 हेडिंग्स बनवाई थी। एक ओजोन लेयर की डेफिनेशन थी,
एक डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वाली हेडिंग थी, उसके अंदर सारा बताया था कि किस तरह से ओजोन लेयर जो होता है डिप्लीट होता है। ये आपने वहाँ से देख लेना है। उसके बाद चाहें तो आप इसके इफेक्ट भी लिख सकते हैं इस सवाल के अंदर, वहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला सवाल था कि वाई इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म। 2018 की जो रीजनिंग वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको उसका रीज़न भी बताया है और नोट्स भी दिए हैं, वहाँ से आप देखेंगे इसे। उसके बाद है कि वाई आर आइडेंटिकल ट्विंस एग्जैक्टली सिमिलर वाइल फ्रेटर्नल ट्विंस आर डिसिमिलर। मॉडल पेपर 2021 के जो पार्ट 2 था रीजनिंग का, उसमें सेम यही सवाल था। वहाँ पे मैंने आपको उसका जवाब भी बताया था, एक्सप्लेनेशन भी बताई थी, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक ही जाइगोट से बने हुए होते हैं, जो कि माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 ब्लास्टोमेयर के अंदर बन जाता है, इसलिए सब कुछ उनके अंदर सेम होता है। फिर अगला सवाल था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्विकेस्ट वे क्यों होती है कम्युनिकेशन की बॉडी के अंदर। तो मॉडल पेपर में रीजनिंग वाले में भी इसी करवाया था मैंने पार्ट 2 के अंदर। वहाँ पे सवाल ये था कि उन्होंने कंपैरेटिवली पूछा हुआ था केमिकल स्लो क्यों होती है और ये वाली क्विक क्यों होती है। यहाँ पे क्योंकि केमिकल का जिक्र नहीं हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन का पूछ रहे हैं, तो आप ये वाले पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह पॉइंट्स ही बनाएंगे, पैराग्राफ बना के अपनी बातें बता देनी है, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होती है नेचर के अंदर, यानी कि इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है उस मेम्ब्रेन की जो होती है वो पोटेंशियल के अंदर चेंज आता है, चार्जेस का फ्लो होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो क्योंकि ये जो फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रिकल चेंज है, ये क्विक होगा, ये हमेशा फास्ट होगा। दूसरी बात ये भी कि इसके जो मैसेंजर्स होते हैं यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो डायरेक्टली टिश्यू के ECF के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं बजाय ब्लड के, यानी ब्लड में वो घूमेंगे नहीं, वो डायरेक्टली जिसके अंदर जहाँ पे उन्हें अटैक करना है डायरेक्टली वहीं पे, अटैक तो नहीं, जहाँ पे उन्होंने काम करना है डायरेक्टली वहीं पे रिलीज़ होते हैं, इस वजह से भी ये क्विक होती है। उसके बाद क्वेश्चन 9 था कि पेनक्रियास किस तरह से रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड इन शुगर। तो उन्होंने रेगुलेट का वर्ड पूछा है, सिर्फ ये नहीं पूछा कि ब्लड में शुगर को किस तरह से डिक्रीज़ करते हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि जब ब्लड शुगर हाई होता है तो किस तरह से कम कर देते हैं, आप ये भी बताएंगे ब्लड शुगर लो होता है तो किस तरह से ब्लड शुगर को वापस नॉर्मल आता है, यानी पूरी रेगुलेशन बताएंगे। मैंने यहाँ हेडिंग्स नहीं बनाई है, आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग्स बना के बता सकते हैं कि व्हेन ब्लड शुगर इज़ लो तब क्या करता है पेनक्रियास, एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है, जो भी एक्सेस शुगर होता है, ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर, उसको ब्लड से निकाल के सेल्स के अंदर ले जाते हैं स्टोरेज के लिए। कौन से सेल्स होंगे, मेजरली लिवर होता है, स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लाइकोजन। अगर इंसुलिन नहीं होगा ब्लड के अंदर तो बॉडी जो है वो ग्लूकोज की अपटेक नहीं होगी, सेल्स के अंदर ग्लूकोज की अपटेक नहीं होगी, जिस तरह की डायबिटीज़ की कंडीशन में हो जाती है। तो इंसुलिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लूकोज की अपटेक के लिए सेल्स के अंदर। ये तो हो गई इसकी रेगुलेशन जब ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा होता है, तो इस तरह से एक्सेस शुगर को टिश्यू के अंदर स्टोर करके नॉर्मल कर लेता है। फिर आप बता देंगे किस तरह से जब ब्लड के अंदर शुगर कम होता है तब क्या करता है, तब वो रिलीज़ करता है एक और हार्मोन जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन। वो जाके जो है वो काउंटरएक्ट करेगा इंसुलिन के फंक्शन को। किस तरह से काउंटरएक्ट करेगा कि वो जो टिश्यूज़ हैं, लिवर हैं या स्केलेटल मसल हैं, जहाँ पे भी ग्लाइकोजन स्टोर हुए हैं, ग्लूकोज स्टोर हुआ है, वहाँ से उसको निकाल के जो है वो ब्लड के अंदर ले आएगा, और उसके अलावा अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बनाएगा और ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। अमाइनो एसिड से जो ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस होता है उसको ग्लूकोनेओजेनेसिस कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरह से जब ब्लड में शुगर कम होता है तो पेनक्रियास रिलीज़ करता है ग्लूकागॉन, और जब हाई होता है तो वो रिलीज़ करता है इंसुलिन। इस तरह से वो रेगुलेट करता है ब्लड का शुगर लेवल पेनक्रियास। यहाँ पे आके रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है, नॉन रीजनिंग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी और सवाल हो तो आप हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप पेज पे लाजमी हमें रिव्यू दे दीजिएगा वीडियोज़ का, और कोई भी सवाल हो तो आप फेसबुक पे हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।